नमस्कार मित्रों, टुवर्ड्स एजुकेशन में सतीश कुमार का। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि टुवर्ड्स एजुकेशन वचनबद्ध है कि आपको टीजीटी पीजीटी का सिलेबस और हाई स्कूल इंटरमीडिएट और बीएससी का इंटर सिलेबस जूलॉजी में बायोलॉजी पूरा कराएगी, जिसमें आज हम आपको वनस्पति विज्ञान में क्रेब्स साइकिल करने के लिए बताया था नेक्स्ट टर्म में। तो वो आज हम इस वीडियो में आपको क्रेब्स साइकिल दे रहे हैं। जिससे पहले कि एक और हम पहले एक श्वसन की परिभाषा देंगे और उसके बाद हम आपको एक सवाल और फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि पीछे हम दो तीन टॉपिक करा चुके हैं, ठीक उसी तरह से आगे और ये निःशुल्क आपके लिए करा रहे हैं। मित्रों, मैं फर्जी बातें ना कहते हुए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कराने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको वो चीज़ें इसमें याद होंगी जो आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं मिल पाएंगी। जैसे बहुत शॉर्ट टर्म करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी के साथ ही मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब्स और शेयर ज़रूर करें, और संशोधन जो चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट्स भी करें। और मैं आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, क्योंकि जो ट्यूशन में जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ से और प्रोग्रेस करेंगे, तभी आपको ऑनलाइन क्लास में देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हम आपको श्वसन की परिभाषा के बारे में बता रहे हैं। रेस्पायरेशन वनस्पति विज्ञान में श्वसन की जो परिभाषा है वो है कि डेफिनेशन ऑफ द रेस्पायरेशन, है ना। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण यानी वह क्रिया है ऑक्सीकरण की, जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे सुक्रोज है, स्टार्च है, शर्करा है, वसा है, प्रोटीन है और कार्बनिक अम्ल है आदि हैं, है ना। ये कहलाते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक का विघटन होकर ऊर्जा मुक्त होती है, और जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचित की जाती है। इस क्रिया में CO2 गैस विमोचित होती है। इस क्रिया को पहले इस प्रकार दिखाया जाता था कि C6H12O6 प्लस 6O2 = 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिकीय क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकीय क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है क्या होती है? A DNA से, B ATP से, C RNA से और D NAD से। तो ये प्राप्त होती है ATP से, जैसा कि अभी परिभाषा में बताया गया है कि उपापचयी क्रियाओं के लिए ATP के रूप में संचित की जाती है ना। एक अगला सवाल है, ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र की बीच की कड़ी है। क्या है बीच की कड़ी? ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? तो एक A है सिट्रिक अम्ल, B है सक्सिनिक अम्ल और C है ऑक्सीलेसिटिक अम्ल और D है एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये है एसिटल कोएंजाइम ही है, इसका आंसर ये सही है, और इसका ATP 8 है। ठीक है, अब मैं आपको अगला एक सवाल और है। अगला, क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं? क्रेब्स चक्र को कहते हैं, किसे कहते हैं क्रेब्स चक्र? ऑक्सीकरणीय फॉस्फेटीकरण को, या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र को, या प्रकाशीय फॉस्फेटीकरण को, या ग्लाइकोलाइसिस को। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र को कहते हैं। अब हम आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्रेब्स साइकिल क्या है। इसका हम परिचय पहले करते हैं कि परिचय में क्रेब्स चक्र या TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना, या
साइट्रिक एसिड चक्र, साइट्रिक एसिड चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाली एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है ये। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और लीवर में होती है, जंतु विज्ञान में और भी जिसमें होती हैं। तो क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड चक्र, ये तो इसके नाम हो गए इतने। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाली एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है, जहां एसिटाइल को एंजाइम को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीकृत किया जाता है और को एंजाइम कम हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिवहन में एटीपी उत्पन्न करते हैं। क्रेब्स चक्र का नाम हंस क्रेब्स के नाम पर रखा गया है। क्रेब्स चक्र का नाम एक और है, हंस क्रेब के नाम से रखा गया है था, जिन्होंने विस्तृत चक्र की परिकल्पना की थी, जिन्होंने हंस क्रेब्स के नाम पर, है ना। उनके योगदान के लिए उन्होंने 1953 में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जो उन्होंने काम किया हंस क्रेब ने, उन्हें 1953 में इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया सरकार के द्वारा, है ना। ये 8 चरणों वाली, कैसी है ये 8 चरणों वाली प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जहां एसिटाइल को एंजाइम के एसिटाइल समूह CO2 के 2 अणु बनने के लिए ऑक्सीकरण किया जाता है और इस प्रक्रिया में एक ATP का उत्पादन होता है। कम उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों जैसे NADPH और FADH2 की भी उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक ग्लूकोज अणु से एसिटाइल को एंजाइम के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ग्लूकोज अणु से एसिटाइल को एंजाइम के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। देखिए, यही सवाल में आएगा ऐसा ही कि एक अणु से कितने अणु उत्पन्न होते हैं ग्लूकोज के, 2 अणु उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्रेब्स चक्र के 2 मोड़ आवश्यक हैं, जो 4 C को एंजाइम और 6 NADH2 FADH2 और 2 ADP का उत्पादन करते हैं, 2 ATP का उत्पादन करते हैं। अब आता अगला कि आपको क्रेब्स साइकिल या कोशिकीय श्वसन का एक हिस्सा है। किस प्रकार से है? क्रेब्स साइकिल कोशिकीय श्वसन का एक हिस्सा है। क्या है कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में होने वाली एक कैटाबॉलिक प्रतिक्रिया है। ये एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ा जाता है, जो ATP के रूप में संग्रहित हो जाता है और अवशिष्ट उत्पाद निकल जाते हैं। एरोबिक श्वसन के ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। एरोबिक श्वसन में, ये देखिए, एरोबिक श्वसन में काय की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये सवाल में आता है। अब उसके बाद आता है कि बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है? बायोकेमिकल पाथवे, तो देखिए, बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है कि सेलुलर श्वसन एक 4 चरण की प्रक्रिया है। सेलुलर श्वसन एक 4 चरण की प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीजन पानी में कम हो जाती है। ऑक्सीजन पानी में कम हो जाती है। प्रक्रिया में जारी ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है। प्रत्येक ग्लूकोज अणु से 36 से 38 ATP बनते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि प्रत्येक ग्लूकोज अणु से 36 से 38 ATP बनते हैं। 4 चरण हैं इसके, बायोकेमिकल पाथवे के 4 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? एक चरण है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? पाइरूवेट के 2 अणु पाइरूवेट के 2 अणु बनाने के लिए ग्लूकोज अणु का
ऑक्सीकरण ये प्रक्रिया साइटोसोल में होती है ना, साइटोसोल में होती है। अच्छा ठीक है, दूसरा है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस में बनने वाला पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है ना। एसिटाइल कोएंजाइम के 2 अणु बनाने के लिए ये ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन से गुजरता है। प्रतिक्रिया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है जी। तो आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 3 में है क्रेब्स चक्र, TCA चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र। क्रेब्स चक्र, TCA चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए सामान्य मार्ग है, क्योंकि वे एसिटाइल कोएंजाइम ए का चक्र के अन्य मध्यवर्ती के लिए चयापचय होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम का उत्पादन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम 6C साइट्रेट बनाने के लिए 4 कार्बन यौगिक ऑक्सीलेट के साथ जुड़ता है। इस प्रक्रिया में CO2 के 2 अणु निकलते हैं। देखिए इसमें CO2 के 2 अणु भी निकलते हैं यहाँ पर। और ऑक्सोलेस स्टेट को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। ऊर्जा ATP और NADH और FADH2 जैसे अन्य उच्च ऊर्जा यौगिकों में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, ATP तब उत्पन्न होता है जब NADH और FADH2 जैसे ऊर्जा समृद्ध अणुओं से ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड चक्र और फैटी एसिड ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रिकल वाहक की एक श्रृंखला द्वारा आणविक कणों O2 में स्थानांतरित किए जाते हैं। O2 H2O में अपचयित हो जाता है। O2 यानी ऑक्सीजन जल में अपचयित हो जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रियल में की भीतरी झिल्ली में होता है। एक प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है। अब कुछ हम आपको बताएंगे कि इनके महत्व क्या क्या हैं। क्रेब्स साइकिल के महत्व क्या हैं। क्रेब्स साइकिल के महत्व हैं कि क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र ग्लूकोज, वसा और अमीनो एसिड के ऑक्सीकरण का अंतिम मार्ग है। नंबर 2, कई जानवर ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्लूकोज के अलावा अन्य पोषक तत्वों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 3, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन का चयापचय उत्पाद अमीनो एसिड डोमिनेटेड होते हैं और पायरुवेट और क्रेब्स चक्र के अन्य मध्यवर्ती में परिवर्तित हो जाते हैं। वे चक्र में प्रवेश करते हैं और मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे एलेनिन को पायरुवेट में बदल दिया जाता है, और ग्लूकोमेट को कैटोग्लूकोट में बदल जाता है। डिमिनेशन पर ऑक्सालोस्टेट से एस्पास्टेट फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए बीटा ऑक्सीकरण से गुजरते हैं, जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। यह कोशिकाओं में ATP उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। पोषक तत्वों के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, ये ग्लूकोजेनेसिस और लियोजेनेसिस और अमीनो एसिड के इंटर कन्वर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है,
कई मध्यवर्ती यौगिकों का उपयोग अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड और साइटोक्रोम और क्लोरोफिल आदि के संश्लेषण में किया जाता है। साइट्रिक एसिड चक्र में विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डाइफ्लोविन, नियासिन, थियामिन और पेंटाथेनिक एसिड विभिन्न एंजाइम कोफैक्ट्स AFAD, NAD और को एंजाइम ए के एक भाग के रूप में क्रेब्स चक्र का नियमन NAD की आपूर्ति तथा भौतिक तथा रासायनिक कार्यों में ATP के उपयोग पर निर्भर करता है। क्रेब्स चक्र पलट दो से पूरा। क्रेब्स चक्र एंजाइमों के आनुवंशिक दोष तांत्रिक क्षति से जुड़े हुए हैं। चूँकि अधिकांश जैविक प्रक्रियाएं काफ़ी हद तक लीवर में होती हैं, इसलिए लीवर की कोशिकाओं के होने वाले नुकसान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हाइपर अमोनीमिया, यानी जिगर की बीमारियों में होता है ये, और आक्षेप और कोमा की ओर जाता है। ये अल्फा कीटोग्लूकोरेट की निकासी और ग्लूटामेट के गठन के परिणाम स्वरूप ATP पीढ़ी को कम करने के कारण ग्लूटामाइन बनाता है। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद। आगे से इसके आगे का क्रेब्स चक्र पूरा सर्किल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।